आज हम एक एक तरह की खामोश जंग की कहानी में उतर रहे हैं। हम्म। एक ऐसी लड़ाई जो हमारे चारों तरफ मतलब जंगलों में, पहाड़ों में और नदियों में हर जगह लड़ी जा रही है। ये भारत की कुदरती विरासत को बचाने की जंग है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ तो 1 अरब से ज्यादा लोगों की जरूरतें हैं और दूसरी तरफ वैज्ञानिकों, एक्टिविस्टों और सरकारों की वो कोशिशें हैं जो इस विरासत को बचाने में लगी हैं। और हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो भी दिलचस्प है। हाँ, कक्षा 8 की विज्ञान की किताबों से लिया गया है। लेकिन हम इन इन बुनियादी सवालों को एक शुरुआती बिंदु की तरह इस्तेमाल करेंगे। और आज के दौर के कुछ बड़े सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करें। यही मकसद है। ये नजरिया मुझे बहुत दिलचस्प लगा, क्योंकि अक्सर हम इन चीजों को अलग अलग करके देखते हैं। जैसे पेड़ कटना, ग्लोबल वार्मिंग, जानवरों का गायब हो जाना। लेकिन असल में ये सब एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू। बिल्कुल। पेड़ के कटने से लेके किसी प्रजाति के हमेशा के लिए खो जाने तक, ये सब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो आज हम इन्हीं कनेक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। तो चलिए, कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से अक्सर तबाही शुरू होती है, जंगलों के कटने से। वनोन्मूलन या डिफॉरेस्टेशन। हाँ, हमारे सोर्स में इसके काफी सीधे साधे कारण बताए गए हैं। खेती के लिए जमीन, फैक्ट्रियों के लिए जगह, और घरों के लिए लकड़ी और ईंधन। हाँ, ये तो समझ आता है, लेकिन इसका असर कहाँ तक जाता है? और यहीं पर बात डरावनी भी होती है और दिलचस्प भी। अच्छा। ये सिर्फ पेड़ गिरने की बात नहीं है। ये एक दुष्चक्र, एक आप कह सकती हैं कि विशियस साइकिल को शुरू करने जैसा है। इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, होता क्या है, जब बड़े पैमाने पर जंगल कटते हैं तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 बढ़ जाती है, जिससे धरती का तापमान बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पेड़ों की कमी से बारिश का जो पैटर्न है वो बदल जाता है। बारिश कम होने लगती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जंगल बचे हैं उन पर भी सूखा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। कम बारिश से बचे खुचे जंगलों पर जबरदस्त तनाव पड़ता है। सूखे पेड़ वो आसानी से आग पकड़ते हैं। और जब जंगल जलते हैं तो और भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में पहुंचती है। हाँ, इससे ग्लोबल वार्मिंग और तेज होती है, मौसम और बिगड़ता है और बारिश और भी बेभरोसेमंद हो जाती है। तो जिसे एक काम से शुरुआत हुई थी, यानी पेड़ काटना, वो अपने ही विनाश का एक चक्रव्यूह बना लेता है, जो हर चक्कर में और खतरनाक होता जाता है। ये तो वाकई डरावना है। और ये हमें सीधे अगले सवाल पर लाता है कि जंगल हमारे लिए सिर्फ लकड़ी का जरिया नहीं है। सोर्स में इन्हें धरती के फेफड़े कहा गया है, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा है ना। बहुत ज्यादा। फेफड़े वाली बात ऑक्सीजन के लिहाज से सही है, पर जंगल एक पूरा इकोसिस्टम है, एक जीती जागती दुनिया। और यहीं पर वो कॉन्सेप्ट आता है जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी का। हाँ, और इसका मतलब सिर्फ अलग अलग तरह के जानवर और पौधे नहीं है। तो फिर क्या है? इसे ऐसे समझिए कि बायोडाइवर्सिटी प्रकृति की इंश्योरेंस पॉलिसी है। इंश्योरेंस पॉलिसी, ये दिलचस्प है। मान लीजिए किसी जंगल में मधुमक्खियों की 10 अलग अलग प्रजातियां हैं जो पॉलिनेशन का काम करती हैं। ठीक है। अगर किसी बीमारी की वजह से एक प्रजाति खत्म हो भी जाए तो बाकी 9 प्रजातियां उस काम को संभाल लेती हैं, सिस्टम चलता रहता है। ये प्रकृति का बैकअप प्लान है। बिल्कुल। लेकिन जब हम जंगल काटते हैं तो हम सिर्फ पेड़ नहीं हटाते, हम इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ही एक तरह से फाड़ कर फेंक देते हैं। हम प्रकृति के बैकअप प्लान खत्म कर देते हैं। हाँ, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब कोई एक प्रजाति खत्म होती है तो उसका काम संभालने वाला कोई नहीं बचता और पूरा सिस्टम ढहने लगता है। तो जब हम सुनते हैं कि कोई प्रजाति विलुप्त हो गई, तो इसका मतलब सिर्फ एक जानवर का दुनिया से चले जाना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है कि उस पूरे सिस्टम का एक पुर्जा निकल गया है, जिससे पूरी मशीन खराब हो सकती है। सही बात है। तो फिर इस तबाही को रोकने के लिए किया क्या जा रहा है? सोर्स में कुछ कोशिशों का जिक्र है, जैसे चिपको आंदोलन। हाँ, और चिपको आंदोलन सिर्फ पेड़ बचाने की कहानी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि संरक्षण की सबसे ताकतवर आवाज अक्सर स्थानीय लोगों की होती है। सोच कर देखिए, वो ग्रामीण औरतें जिनके पास कोई राजनीतिक ताकत नहीं थी, वो कुल्हाड़ी और पेड़ के बीच में आके खड़ी हो गई। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था। नहीं, ये एक भावनात्मक और गहरा संदेश था कि एक पेड़ कटने के बाद लकड़ी के रूप में जितना कीमती है, उससे कहीं ज्यादा कीमती वो जिंदा रहते हुए है। इस एक आंदोलन ने भारत में पर्यावरण को लेकर पूरी सोच बदल दी। और लोगों की इन कोशिशों के अलावा सरकारी और कानूनी स्तर पर भी बड़े कदम उठाए गए हैं। हाँ,
हमारे सोर्स में 1972 के वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम का जिक्र है। जो एक मील का पत्थर था। इसी के तहत संरक्षित इलाके बनाए गए, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व। मुझे हमेशा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा है। क्या इन अलग-अलग नामों से जमीन पर सच में कोई फर्क पड़ता है या ये सिर्फ सरकारी शब्दावली है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि फर्क वाकई बहुत बड़ा है। अच्छा। देखिए, अभयारण्य या सेंचुरी में मुख्य फोकस जानवरों को शिकार से बचाना होता है। ठीक है। वहाँ कुछ हद तक इंसानी गतिविधियों की इजाजत हो सकती है, जैसे लकड़ी इकट्ठा करना या मवेशी चराना। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क? वो एक किले की तरह है। वहाँ नियम बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। शिकार, चराई, खेती, सब कुछ पूरी तरह से बैन होता है। तो उसका एकमात्र मकसद होता है प्रकृति को बिना किसी छेड़छाड़ के फलने फूलने देना। बिल्कुल। और बायोस्फीयर रिजर्व वो इन दोनों से कैसे अलग है? बायोस्फीयर रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे दिलचस्प और सबसे जटिल है। ये सिर्फ नो गो जोन नहीं होते। तो क्या होते हैं? ये असल में एक प्रयोग है कि इंसान और प्रकृति साथ साथ कैसे रह सकते हैं। साथ साथ। इसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे अंदर का हिस्सा कोर एरिया, जो किसी नेशनल पार्क की तरह पूरी तरह सुरक्षित होता है। ठीक है। उसके बाहर एक बफर जोन होता है, जहां रिसर्च, पढ़ाई और टूरिज्म जैसी सीमित गतिविधियां हो सकती हैं। और सबसे बाहरी हिस्सा? वो होता है ट्रांजिशन एरिया। यहाँ स्थानीय समुदाय रहते हैं, खेती करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन टिकाऊ तरीकों से। तो यहाँ असली चुनौती उस संतुलन को बनाने की है। हाँ। जहाँ आप प्रकृति को भी बचा रहे हैं और उन लोगों के अधिकारों और जरूरतों का भी सम्मान कर रहे हैं जो सदियों से वहां रहते आए हैं। बिल्कुल, यही बायोस्फीयर रिजर्व का असली मकसद है। और उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी। नीलगिरी और सुंदरबन जैसे उदाहरण इसी जटिल संतुलन को साधने की कोशिश कर रहे हैं। सूस में एक और बड़ी पहल का जिक्र है, प्रोजेक्ट टाइगर। हाँ, 1973 में शुरू हुआ था। ये सिर्फ एक जानवर को बचाने का मिशन नहीं था, इसका महत्व शायद उससे कहीं ज्यादा था। हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर एक क्रांतिकारी कदम था। पहली बार संरक्षण का फोकस किसी एक करिश्माई जानवर से हटकर उसके पूरे घर को बचाने पर था। मतलब पूरे इकोसिस्टम को बचाने पर। बिल्कुल। इसके पीछे का आइडिया बहुत सरल और शक्तिशाली था। क्या था वो? कि अगर आप बाघ को बचाना चाहते हैं तो आपको उस जंगल को बचाना होगा जिसमें वो रहता है, उस हिरण को बचाना होगा जिसका वो शिकार करता है, और उन नदियों को बचाना होगा जो उस पूरे जंगल को जिंदा रखती हैं। तो बाघ एक अम्ब्रेला स्पीशीज बन गया। हाँ, एक ऐसी छतरी जिसके नीचे पूरा जंगल सुरक्षित हो जाता है। ये मॉडल इतना सफल रहा कि आज दुनिया भर में इसे अपनाया जाता है। तो हमारे पास कानून है, संरक्षित इलाके हैं और खास प्रोजेक्ट्स भी हैं। ये एक तरह से एक अस्पताल बनाने जैसा है। लेकिन हम ये कैसे तय करते हैं कि किस मरीज को भर्ती करना है? मतलब हजारों प्रजातियां हैं। हाँ। हमें पता कैसे चलता है कि कौन सबसे ज्यादा खतरे में है? यहीं पर विज्ञान हमारी मदद करता है और एक बहुत जरूरी दस्तावेज सामने आता है, रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक? इसे आप इस ग्रह के इमरजेंसी रूम की वॉच लिस्ट समझ सकती हैं। अच्छा, वॉच लिस्ट। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक डायग्नोस्टिक टूल है। इसमें प्रजातियों को मरीजों की तरह अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त या क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब है कि मरीज आईसीयू में है। ठीक है। संकटग्रस्त या एंडेंजर्ड का मतलब है कि हालत गंभीर है पर स्थिर है, और असुरक्षित या वल्नरेबल का मतलब है कि मरीज को और जांच के लिए भेजा गया है। मैंने हमेशा सोचा है कि ये काम कितना मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। मतलब किसी ऑफिस में बैठकर कोई वैज्ञानिक ये कैसे तय करता है कि पश्चिमी घाट के किसी खास मेंढक की प्रजाति अचानक से संकटग्रस्त हो गई है? इसका प्रोसेस क्या होता है? ये वाकई एक बहुत बड़ा और जटिल काम है। दुनिया भर में हजारों वैज्ञानिक और स्वयंसेवक फील्ड में जाकर आबादी का सर्वे करते हैं। जमीन पर जाकर? हाँ, वो देखते हैं कि किसी प्रजाति की संख्या कितनी तेजी से घट रही है, उनका रहने का इलाका कितना सिकुड़ गया है और उन्हें किन नए खतरों का सामना करना पड़ रहा है। फिर इन सभी आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। हाँ, और फिर वैज्ञानिक मॉडल का इस्तेमाल करके ये तय किया जाता है कि उस प्रजाति को लिस्ट में कहाँ रखा जाए। तो ये कोई अनुमान नहीं है? नहीं, ये पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है। और ये रेड डेटा बुक ही है जो सरकारों और संरक्षण संस्थाओं को बताती है कि उन्हें अपना सीमित पैसा और ध्यान सबसे पहले कहाँ लगाना है, किससे सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि जंगलों का कटना सिर्फ पेड़ों का गिरना नहीं है, बल्कि एक ऐसा दुष्चक्र शुरू करता है
जो सीधे तौर पर हमारे मौसम और पानी को प्रभावित करता है। सही बात है। और इसे बचाने की कोशिशें भी कई स्तरों पर हो रही हैं, लोगों के आंदोलन से लेकर सख्त कानूनों तक। और खास प्रजातियों को बचाने से लेकर पूरे के पूरे इकोसिस्टम को सहेजने तक। हाँ। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। किस सवाल पर? हमारे सोर्स में वन महोत्सव जैसे प्रयासों का जिक्र है, जहां लोग एक एक पेड़ लगाते हैं। व्यक्तिगत प्रयास। हाँ, और दूसरी तरफ सरकारें हजारों वर्ग किलोमीटर के नेशनल पार्क बना रही हैं। बड़ी सरकारी नीतियां। तो सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों के बीच सही संतुलन क्या है? क्या एक इंसान का लगाया हुआ एक पेड़ उतनी ही अहमियत रखता है जितनी एक बड़ी सरकारी नीति? या फिर बड़ी और असरदार नीतियों के बिना हमारे ये छोटे छोटे व्यक्तिगत प्रयास बस खुद को तसल्ली देने का एक जरिया बन के रह जाते हैं?